हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी का अध्ययन परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं और उसमें हम लोग पारिस्थितिकीय तंत्र या इकोलॉजी या इकोसिस्टम का अध्ययन कर रहे थे। उसी के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी तंत्र का गति विज्ञान। आज का जो हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र का गति विज्ञान। इसमें क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। तो अगर हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश हो या ऊर्जा का रूपांतरण हो या ऊर्जा का विसरण हो, वो होता है ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार। फिर से एक बार समझिए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का प्रवेश कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवेश होता है ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार। यहाँ तक कि इसमें ऊर्जा का रूपांतरण भी होता है ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार। और यही नहीं, ऊर्जा का विसरण भी ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। तो ऊष्मागतिकी के नियम निम्नलिखित हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसमें कहा जाता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इस नियम से स्पष्ट होता है कि जब एक प्रकार की ऊर्जा की कोई मात्रा लुप्त होती है तो उसके समतुल्य दूसरे प्रकार की ऊर्जा अवश्य उत्पन्न होती है। तो ये कहा जा रहा है, इस नियम से स्पष्ट होता है कि यदि एक प्रकार की ऊर्जा नष्ट होती है तो दूसरे प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। और कहा जा रहा है कि अवश्य उत्पन्न होती है, निश्चित रूप से उत्पन्न होती है, क्योंकि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। हाँ, दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि एक प्रकार की जो ऊर्जा होगी वो नष्ट होगी तो दूसरे प्रकार की ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी, दूसरे प्रकार की ऊर्जा में वो उत्पन्न होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो मिलता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकीय का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र से अपेक्षित अवस्था में विसरित होती है। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूप जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा। तो सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाता है। तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो सृष्टि है, सृष्टि में जो ऊर्जा के अनेक रूप है, उन ऊर्जा को प्रयोग में लेने के बाद क्या होता है, अंततः वो ऊर्जा ताप के रूप में वातावरण में विलुप्त हो जाती है। तो कुल मिला के पृथ्वी पर जितनी ऊर्जा है, सृष्टि में जो भी ऊर्जा है, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं हैं जैसे विद्युत, रासायनिक, यांत्रिक और प्रकाश आदि ऊर्जा जो है, ये अंततः ऊर्जा वातावरण में विसरित हो जाती है ताप के रूप में। अगला जो हमारा हेडिंग है ये है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। किसी भी पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है। प्राथमिक उत्पादक, जिसको हम लोग हरे पेड़ पौधे कह सकते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक प्रकाशीय ऊर्जा को प्रयुक्त करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उत्पादों द्वारा निश्चित इकाई क्षेत्रफल व समय में बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता
कहते हैं, उसको जीपीपी कहते हैं। इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। जो प्राथमिक उत्पादक है, जो हरे पेड़ पौधे हैं, प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। किसका? कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्राथमिक उत्पादक जैसे जो हरे पेड़ पौधे हैं, इनके द्वारा निश्चित इकाई क्षेत्रफल व समय में, एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल ले लीजिए और एक निश्चित समय ले लीजिए, उतने समय और उतने इकाई क्षेत्र में बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा जो होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है। जैसे इतने क्षेत्र को हम लोगों ने ले लिया, ये एक इकाई क्षेत्र है और हमने ले लिया 2 घंटा, तो इस इकाई क्षेत्र में 2 घंटे में जितना कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होगा इन पेड़ पौधों द्वारा, वो सकल प्राथमिक उत्पादक कहलाएगा। इसे जैव भार या कैलोरी प्रति वर्ग मीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये क्या है? ये जैव भार होता है। जैव भार क्या होता है? एक इकाई क्षेत्रफल में निश्चित समय में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जो प्राथमिक उत्पादक हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वो जैव भार होता है। ठीक। प्राथमिक उत्पादक जो हैं, वो प्रकाश संश्लेषण में बने कार्बनिक पदार्थों के कुछ भाग को श्वसन क्रिया में प्रयुक्त करते हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, प्राथमिक उत्पादक प्रकाश संश्लेषण में बने कार्बनिक पदार्थों के कुछ भाग को श्वसन की क्रिया में प्रयोग करते हैं। इस क्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें क्या होता है? कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो वृद्धि एवं विकास में आवश्यक उपचायी क्रियाओं में काम आती है। इसके पश्चात बचे शेष कार्बनिक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन्स आदि के रूप में संचित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक उत्पादकों द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा जो है, ऊर्जा की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP कहते हैं। अधिकांश स्थलीय वनस्पतियों में यह सकल प्राथमिक उत्पादकता का 30 से लेकर 70% तक होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में परपोषी जो प्राणी होते हैं, वो भोजन व ऊर्जा को उत्पादकों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो परपोषी होते हैं, वो भोजन और ऊर्जा उत्पादकों से ही प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर का उपभोक्ता सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक अंश ही प्राप्त करता है। इसका कुछ भाग श्वसन क्रिया में ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त करता है और शेष भाग संचित कर लेता है। जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है, तो इसे संपूर्ण समुदाय के जीवभार में वृद्धि होती है। एक बार फिर से इस स्लाइड को हम लोग पढ़ने का प्रयास करें। जो सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक अंश ही प्राप्त होता है, वो पिछले लाइन से जुड़ा हुआ है। इसका कुछ भाग जो है श्वसन क्रिया में उत्पादन में प्रयुक्त करता है और शेष भाग जो होता है वो संचित कर लेता है, अपने पास संचित कर लेता है। जब किसी समुदाय में संचित पदार्थों या ऊर्जा की मात्रा प्रयुक्त किए गए पदार्थों से अधिक होती है, तो इससे संपूर्ण समुदाय के जीव भार या बायोमास में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण पूरे समुदाय के जीव भार में वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। तो उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में संचित पदार्थों के कारण पूरे समुदाय के जीव भार में हुई वृद्धि को पूरे के पूरे समुदाय के जीव भार में जो वृद्धि होती है उसको द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है।
लिंडेमान ने 10% का नियम दिया है। तो 10% का नियम, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया है? तो लिंडेमान ने। किसने दिया? लिंडेमान ने। इसको याद रखेंगे। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। तो इसके अनुसार क्या होता है? जो शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। तो हर एक अगले पोषण स्तर में बात करें तो 10% ऊर्जा संचित किया जाता है। उदाहरण के लिए घास का 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ 10 किलोग्राम हिरन के मांस में परिवर्तित होता है। तो घास में अगर 100 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ है तो घास को हिरन खाएगा तो हिरन में उसमें से 10 किलोग्राम ही कार्बनिक पदार्थ हिरन में जाएगा। हिरन में कितना जाएगा? 10 किलोग्राम ही जाएगा, क्योंकि 10% ऊर्जा आगे स्थानांतरित हो रही है। कितना? 10% हो रही थी। 100 का 10% 10 किलोग्राम होगा। तो घास का 100 किलोग्राम जो कार्बनिक पदार्थ है वो 10 किलोग्राम हिरन के मांस में परिवर्तित होगा। वह बाद में केवल 1 किलोग्राम शेर का मांस बनता है। तो जब हिरन को शेर खाएगा तो हिरन में 10 किलो है तो इसका 10% 1 होगा। तो आगे अगर शेर खाएगा हिरन को, हिरन में जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी वो होगी 1%। अगर मान लेते हैं शेर कोई खाता नहीं है, मान लेते हैं कि अगर शेर को इंसान खाए तो 1 किलोग्राम का 10% ऊर्जा इंसानों में जाएगा, क्योंकि 10% ऊर्जा का जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है आगे के जो पोषण स्तर है उसमें। अतः शेर केवल उत्पादकों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 0.01% ही प्राप्त करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च श्रेणी के जो मांसाहारी हैं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश ही प्राप्त कर पाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की, बैलेंस्ड इकोसिस्टम। जीवधारियों को जीवित रहने के लिए संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। इधर उधर उथल पुथल पारिस्थितिकी तंत्र में जीवधारी जो है अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। तो जीवधारियों को जीवित रहने के लिए संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं जो फूड चेन्स होती हैं वो ढेर सारी होती हैं। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। ये श्रृंखलाएं आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इस प्रकार एक खाद्य जाल में कई वैकल्पिक रास्ते होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे, जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तंत्र अधिक संतुलित होगा और उसमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। जब किसी खाद्य जाल में एक खाद्य श्रृंखला की किसी उपभोक्ता की संख्या कम होने लगती है तो उस खाद्य श्रृंखला के ठीक ऊपर के श्रेणी का उपभोक्ता दूसरी खाद्य श्रृंखला के उसी श्रेणी के उपभोक्ता को खाने लगता है। इस प्रकार ऊपर की श्रेणी का उपभोक्ता एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता ढूंढ लेता है। अब दूसरी वाली खाद्य श्रृंखला के पोषक उपभोक्ता की संख्या में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बना रहता है। किसी उपभोक्ता की संख्या कम होने लगती है तो अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। जब बाह्य कारक सक्रिय होकर
पारिस्थितिकी तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, तो इसे पुनः व्यवस्थित करने के लिए अंतःनिर्मित स्वतः नियंत्रण की व्यवस्था कार्य करने लगती है। फलस्वरूप इसमें संतुलन स्थापित हो जाता है, जो उसे पुनः व्यवस्थित व स्थिर कर लेती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वतः स्थिरता से स्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को स्वसाम्यावस्थित यांत्रिकी व होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहा जाता है, या इसको होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। C.S. एल्टन के अनुसार आहार जाल की विविधता में वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता की वृद्धि होती है। इसका कारण है कि खाद्य जाल में बढ़ती हुई विविधता बाहरी जंतुओं के अतिक्रमण का सामना करने की तथा उनके आगमन से उत्पन्न असंतुलन के साथ समायोजन करने की पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता तथा लोच को बढ़ाती है। इस प्रकार खाद्य विविधता पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता लाती है। तो खाद्य विविधता क्या करती है? पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता लाती है। R.H. मैकआर्थर के अनुसार खाद्य श्रृंखला की कड़ियों की वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बढ़ती जाती है। कारण कि उसी अनुपात में पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के वैकल्पिक मार्ग बढ़ जाते हैं, जो जीवों को पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने तथा उसके साथ समायोजन व अनुकूलन के अवसर प्राप्त करते हैं, जिसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता बढ़ जाती है। E.P. ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र में जातियों की जितनी विविधता अधिक होती है, उसकी स्थिरता उतनी ही अधिक होती है। उपरोक्त साम्यावस्थित यांत्रिकी या पारिस्थितिकी तंत्र में स्थिरता स्थापित करने की क्षमता तभी तक काम करती है जब तक कोई महान प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा न घटित हुआ हो, जैसे कि जलवायु का भयंकर विस्फोट, ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट अथवा मनुष्य द्वारा ढेर सारे परमाणु बम व हाइड्रोजन बम विस्फोट करा दिए जाएं, तो उस स्थान पर रेडियोधर्मिता कम से कम 4000 वर्ष तक बनी रहेगी और वहाँ न तो कोई वनस्पति बचेगी और न कोई जंतु। इस प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र की होम्योस्टैटिक यांत्रिकी की क्षमता की एक सीमा है और उस सीमा के आगे वह नहीं जा सकती है। पारिस्थितिकीय पिरामिड, अगला जो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इन्हें पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था, अतः इन्हें एल्टोनियम पिरामिड्स भी कहा जाता है। मनुष्य मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। जीव संख्या का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या का पिरामिड्स कहते हैं। ऐसे चित्रों का आधार
भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। इन चित्रों का सबसे ऊपरी भाग सदैव उच्चतम श्रेणी के मांसाहारी जंतुओं की संख्या दर्शाता है। ये पिरामिड्स सीधे या उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड्स सीधे बनेंगे, जबकि एक पेड़ के पारिस्थितिकीय तंत्र के पिरामिड्स बिल्कुल उल्टा बनेगा। घास स्थलीय एवं फसल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों क्रमशः घास के पौधे एवं फसल के पौधे प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होगी, जिसको सीधे पिरामिड्स के में आधार पर दिखलाया जाएगा, जबकि विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता जंतुओं की संख्या क्रमशः घटती जाएगी। पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक स्वयं पेड़ की संख्या एक है, उसको उल्टे पिरामिड्स में आधार पर दिखलाया जाएगा, जबकि उनके उपभोक्ताओं की संख्या क्रमशः बढ़ती जाती हैं। इन्हें ऊपर चौड़े भाग की ओर दिखाया जाएगा। जीव भार का पिरामिड्स। जिस पिरामिड्स द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है, तो उसे जीव भार का पिरामिड्स कहते हैं। ऐसे चित्र के आधार पर सदैव प्राथमिक उत्पादकों के भार को दर्शाया जाता है। आधार के ऊपर के भाग में क्रमशः विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं जंतुओं का भार दिखलाया जाता है। जीव भार के पिरामिड्स भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड्स सीधे बनेंगे, क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादक क्रमशः वृक्ष एवं घास के पौधे का भार विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार से अधिक होता है। दोनों पारिस्थितिकी तंत्रों के पिरामिड्स में क्रमशः वृक्षों व घास के पौधों को चौड़े आधार की ओर तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार को ऊपर की ओर दिखाया जाएगा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड से उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है, जबकि उच्च मांसाहारी या बड़ी मछलियां जंतुओं की संख्या कम होते हुए भी भार अधिक होता है। इस प्रकार उल्टे पिरामिड्स के आधार पर छोटे छोटे हरे पौधे तथा ऊपर के चौड़े भाग में बड़ी बड़ी मछलियों को दिखाया जाएगा। तीसरा है संचित ऊर्जा का पिरामिड्स। जो पिरामिड्स किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों के द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड्स सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। प्राथमिक उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो कार्बनिक पदार्थों के रूप में होती है। हरे पौधे केवल 10% ऊर्जा ही अपने में संचित कर पाते हैं, शेष 90% विभिन्न जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाती है। यही 10% ऊर्जा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं में स्थानांतरित होती है।
हर पोषण तल पर ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है, क्योंकि प्रत्येक पोषण तल के जंतु केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण तल को देते हैं। शेष सभी पोषण तलों में से 90% ऊर्जा का उपभोग हो जाती है। सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या समय के साथ साथ बढ़ती रहती है, इसलिए निश्चित समय के बाद इनके द्वारा संचित एवं ली गई ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है। इसी कारण प्राथमिक उत्पादकों को सीधे पिरामिड्स में चौड़े आधार की ओर दिखाया जाता है। पारिस्थितिकीय तंत्र का वर्गीकरण। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्गीकरण विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न आधारों पर किया गया है, किंतु यहाँ पर ऊर्जा स्रोत तथा स्तर के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता के लिए प्रमुख चालक बल होती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक पदार्थों या तत्वों का संचरण ऊर्जा प्रवाह द्वारा संभव होता है। इस आधार पर ईपीओडम ने 1975 में पारिस्थितिकीय तंत्रों को 4 प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया है। पहला ए है स्वतंत्र प्राकृतिक सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिकीय तंत्र। ये वे तंत्र होते हैं जिनका संचालन सौरविक ऊर्जा द्वारा होता है। इस तरह के तंत्रों में प्रवेशी सौरविक विकिरण का पौधों द्वारा प्रयोग प्रकाश संश्लेषण विधि से रासायनिक ऊर्जा के स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। घास के मैदान, उच्च स्थलीय प्राकृतिक वन, विशालकाय गहरी झीलें आदि इस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। इस तंत्र में औसत वार्षिक ऊर्जा का प्रवाह 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। ये विशुद्ध प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं तथा जैविक समुदायों के जीवन निर्वाह के लिए आदर्श तथा मौलिक दशाएं प्रस्तुत करते हैं। दूसरा नंबर है प्राकृतिक अनुपूरित ऊर्जा उत्पन्न और सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसमें सौर ऊर्जा के अलावा अन्य प्राकृतिक स्रोतों से भी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। ऊर्जा के अन्य प्राकृतिक स्रोत ज्वार, वायु, धरातलीय वाही, जल आदि हैं। इस प्रकार के गौण प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त पूरक ऊर्जा के कारण कुल ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा का वार्षिक औसत प्रवाह लगभग 2000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है तथा प्राथमिक उत्पादकों द्वारा जैविक पदार्थों की उत्पादकता बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सभी प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक उत्पादक हो जाते हैं, जैसे ज्वारीय एस्चुअरी, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र भूमि एवं कोरल रीफ आदि। तीसरा है मानव अनुपूरित ऊर्जा उत्पन्न और सौर ऊर्जा प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसमें सौर ऊर्जा के अलावा मनुष्य, कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है। यथा कृषि भूमि को अधिक उत्पादक बनाने के लिए वह खादों, उर्वरकों, कृषि यंत्रों तथा
सिंचाई आदि का प्रयोग करता है। इस प्रकार मनुष्य अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करके इस तरह की कृषि पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि करता है। इस तरह के पारिस्थितिक तंत्रों में प्रमुख है खाद्यान्न, फल, सब्जी, पेय, रेशेदार फसलें तथा अत्यधिक मशीनीकृत यंत्र एवं जल कृषि के कतिपय प्रकार यथा मत्स्य पालन, कवच प्राणी के उत्पादन क्षेत्र आदि। इस तरह के पारिस्थितिकी तंत्र में वार्षिक ऊर्जा का औसत प्रवाह 20,000 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक, तो अगला जो है ईंधन प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र है। ये ईंधन प्रेरित नगरीय औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जो प्राकृतिक न होकर मानव जनित होते हैं। इसमें सौर ऊर्जा का जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल, गैस, कोयला की ऊर्जा से पूर्णतः प्रतिस्थापन हो जाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र मूल रूप से धनोपार्जन तंत्र एवं प्रदूषण के प्रभावी स्रोत भी होते हैं। इनमें आहार उत्पादन, औद्योगिक अपशिष्टों को आत्मसात करने तथा भौतिक पदार्थों के चक्रण एवं पुनर्चक्रण की क्षमता का अभाव होता है। ये ईंधन प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक ऊर्जा द्वारा संचालित या चालित होते हैं। इसमें वार्षिक ऊर्जा का औसत निवेश 2 लाख संचालित होता है। इसमें वार्षिक ऊर्जा का औसत निवेश 2 लाख किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर होता है। सहस्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन। मिलेनियन इकोसिस्टम असेसमेंट अर्थात सहस्राब्दी पारिस्थितिकी तंत्र मूल्यांकन पर्यावरण पर हजारों वर्षों से मानव के प्रभाव का आकलन है। तो MEA मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट क्या है? तो ये पर्यावरण पर हजारों वर्षों से मानव के प्रभाव का आकलन करना है। इससे यह नाम यानी MEA नाम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान द्वारा वर्ष तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नान द्वारा वर्ष सन 2000 में दिया गया तथा इसे 2005 में प्रकाशित किया गया। इस मूल्यांकन के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली गतिविधियों को पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की संज्ञा से अभिहित किया गया। इसके तहत 5 प्रकार की सेवाओं को समाहित किया गया, जैसे व्यवस्था, नियंत्रण, समर्थन, सांस्कृतिक एवं संरक्षण की सेवाएं। प्रत्येक सेवाओं के अंतर्गत कई पर्यावरणीय आयामों को समाहित किया गया है। जैसे अब बात करते हैं व्यवस्था सेवाएं। इसके तहत खाद्यान्न एवं जल के उत्पादन को समाहित किया गया है। नियंत्रण सेवाएं, इसके अंतर्गत जलवायु एवं रोग के नियंत्रण को समाहित या सम्मिलित किया गया है। तीसरा है समर्थन सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विस। इसके अंतर्गत या इसके तहत पोषण के स्तर और फसल परागण जैसी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। ये IS 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सांस्कृतिक सेवाएं की बात करें तो धार्मिक, शैक्षणिक एवं मनोरंजन आदि सेवाएं इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। संरक्षण सेवाओं की बात करें तो इस प्रकार की सेवाओं में विविधता अनुरक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को समाहित किया गया है।
इसके बाद हमारा स्लाइड होता है समाप्त। अब जो यहाँ पे इकोसिस्टम, जो इकोलॉजी या जो पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी है, दोनों टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोनों टॉपिक से संबंधित या जो पहला टॉपिक था, हमारा पहला लेसन था, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जितने भी प्रश्न बने हुए हैं बीते हुए समय में, वो सभी के सभी प्रश्न इस पुस्तक में दिया गया है। तो उन प्रश्नों को भी हम लोग हल करने के बाद दूसरे लेसन पर हाथ लगाएंगे और दूसरे लेसन की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, सभी प्रश्नों का हल देखने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर के प्रश्नों की श्रृंखला।